सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षकविद और भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हम शिक्षकों की ऐसी ज्वलंत समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो इन जनरल शिक्षक शिकायत करते हैं। पिछले वर्ष हमने करीब 25 लाख टीचर्स के साथ काम किया। करीब 450 ट्रेनर्स पूरे भारतवर्ष में हमारे साथ काम कर रहे थे जो शिक्षकों के टच में थे। जब तमाम ट्रेनर्स से कभी भी मीटिंग होती थी, बातचीत होती थी, एक बात जरूर आती थी कि शिक्षकों की एक शिकायत है कि सर, आज का जो विद्यार्थी है, आज का जो शिक्षार्थी है, आज का जो स्टूडेंट वो अनुशासनहीन हो गया है। और अनुशासनहीन हो गया है तो जो कुछ हम उसे नियम धर्म के तहत रख के कुछ बेहतर सिखाना चाहते हैं, उस सब वो सीखने के लिए तैयार है। उन सभी ट्रेनर्स की बात सुनने के बाद मैंने निश्चय किया था कि निश्चित रूप से एक दिन शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे और अनुशासन पे बात करेंगे। शायद आज वो समय आ गया है कि जब हम आपसे अनुशासन के बारे में बातचीत करें। पहले अनुशासन का शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करें। अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन। बहुत सारे विद्वानों ने अनु शब्द के कुछ, सबका भावार्थ तो एक ही है लेकिन शब्द थोड़ा अलग अलग डिफाइन किए, व्याख्या की। जैसे किसी ने कहा है कि अनु माने पीछे, तो किसी ने कहा है कि अनु माने अनुसरण, किसी ने कहा है कि अनु माने अनुसार। यानी कि सबका भाव एक ही है कि हम किसी भी चीज को फॉलो करते हैं, हम किसी भी चीज का अनुसरण करते हैं, या हमारा जो व्यवहार है वो किसी नियम के अनुसार है, या जो जो पीछे हम किसी चीज के पीछे चल रहे हैं, यानी कि हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो सबका भाव तो एक ही है, भावार्थ तो एक ही है, लेकिन करीब करीब 3 शब्दों से लोगों ने उसे डिफाइन करने का प्रयास किया। तो दूसरा शब्द है शासन। शासन क्या है? अगर इन जनरल शब्दों में हम महसूस करें कि शासन का, तो ऐसा लगता है शासन शब्द आते ही कि कुछ ना कुछ नियम है जो हमें पालन करना है, कुछ ना कुछ ऐसे कानून हैं जिनका हमें अनुसरण करना है, या हम उन्हें मानने के लिए बाध्य हैं, या नहीं मानेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा, नहीं मानेंगे तो हमारी प्रशंसा नहीं होगी, हमारी बुराई की जाएगी। ऐसा कुछ आशय आता है। शासन माने कुछ ऐसे नियम हैं जो किसी भी समाज को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी जाति को जो व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियमों का संग्रह है, और उन नियमों के आधार पे उस समाज को व्यवस्थित करने का जो प्रयास किया जाता है उसे शासन कहते हैं। यानी कि जो नियम है जिनसे किसी भी समाज को व्यवस्थित रखा जा सकता है, उनका पालन कराने का जो मकसद है उसे शासन कहा जा सकता है। तो दोनों शब्द मिलके उनका अर्थ क्या बना? वो बना कि समाज को व्यवस्थित रखने के लिए जो सत्ताधारी हैं, जो शासन में हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्हें पावर है, वो कुछ नियमों का निर्माण करते हैं
और उन नियमों की पालन करने के लिए वो बाध्य किया जाता है, और उसे ही हम अनुशासन कहते हैं। तो ये तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा हो गई। शिक्षक तो सीधा सीधा जानना चाहता है कि विद्यार्थी को अनुशासित कैसे रखें। इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा में पढ़ना नहीं चाहता शिक्षक। शिक्षक तो सीधी सीधी बात करना चाहता है, सर हमें ये बताइए कि हमारा जो स्टूडेंट है वो अनुशासित नहीं रहना चाहता, वो हमारी बात नहीं मानता, वो गड़बड़ करता है क्लास में, स्कूल में, उसे कैसे अनुशासित रखा जाए ताकि हम आराम से उसे जो शिक्षा देना चाहते हैं वो शिक्षा दें। ये बात उठ सी होगी बहुत सारे शिक्षकों के, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उन सब पे भी आएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से अगर चर्चा कर लें तो फिर वहां तक आने में और वहां तक पहुंचने में आनंद आएगा, और हमें लगेगा कि आज का सेशन जो है वो सफल हो गया। इसलिए हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपको देना चाहते हैं। अनुशासन के बारे में लोगों की क्या धारणा है? जनरली लोग कहते सुने, लोग कहते हैं कि सफलता की कुंजी ही अनुशासन। बहुत सारे लोग कहते हैं अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल हो सकता है। मेरा भी इस बात से कोई विरोध तो नहीं, पर सफलता की कुंजी केवल अनुशासन है, ये पूर्णतः मैं मानने को तैयार नहीं। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण है पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में, जो बच्चे बहुत अनुशासित नहीं थे वो भी बहुत योग्य साबित हुए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अनुशासन में ना रहने वाले बच्चे ही महान बनते हैं या योग्य साबित होते, ऐसा मेरा बिल्कुल कथन नहीं। अनुशासन के बारे में धारणा है कि सफलता की कुंजी है अनुशासन। अब हम देखते हैं कि वास्तव में ऐसा है या नहीं। हम थोड़ा सा इस बात पे आपसे जिक्र करना चाहते हैं कि अनुशासन के बारे में लोगों की कैसी कैसी धारणा है, कि अनुशासन किस तरह से कायम किया जाना चाहिए, किस तरह से कायम किया जाता है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज के युग की बात नहीं कर रहा, आज की पीढ़ी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले अपनी पीढ़ी से बात शुरू करूं। मेरी उम्र 65 वर्ष है, 65। मेरा बचपन जब स्कूल में कटा है तो खूब हाथ पे डंडे लगे। एक ही तरीका था अनुशासित रखने का कि जिस बच्चे ने जो गलती की उसकी पिटाई। और हाथ की बात तो मैं एक सामान्य सी बात कर रहा हूं। हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं जहां मास्टर जी के हाथ में लचीली एक वो होती थी, कमची, कमची बोलते थे उससे। नागरपान एक बेल होती है, उसकी जो डंडी है वो बहुत लचीली होती है। शिक्षक उसे रखते थे अपने हाथ, और सामान्य सा दंड है तो हाथ पे ही है, और थोड़ा सा अगर असामान्य हो गया, गुरुजी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो यकीन मानिए कि आपके शरीर पे कहीं भी वो कमची की मार पड़ सकती है। जनरली बच्चों के हिप्स पे कमची की मार पड़ती थी। हम उस पीढ़ी से शुरू हुए। उस समय के शिक्षकों का, उस समय के समाज का ये दृष्टिकोण था कि बच्चे को अगर साधना है और बच्चे को अनुशासन में रखना है तो केवल और केवल दंड की व्यवस्था ही ऐसी है कि जो बच्चे को काबू में रख सकती है, अनुशासित रख सकती है। समाज में जब भी कुछ एक्सट्रीम होता है तो उसके खिलाफ भी एक्सट्रीम विचारधारा आती है। जैसे अगर आप इतिहास में झांक के देखें तो पूंजीवाद था, सामंतवाद था। जब उसके खिलाफ
जब उसका शोषण बहुत बढ़ा, उसने शोषित करना शुरू किया लोगों को, तो कम्युनिस्ट विचारधारा की उत्पत्ति हुई। उन्होंने कहा कि मजदूर को आप ऐसे शोषित नहीं कर सकते, उसे बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, जितने संसाधन है उसमें भी उसकी हिस्सेदारी। मैं जस्ट ये बता रहा था कि जब भी कोई विचारधारा एक्सट्रीम पर पहुंचती है तो उसके खिलाफ भी एक्सट्रीम ही विचारधारा आती है। ऐसे ही अनुशासन के बारे में जो सोच थी लोगों की, समाज की, कि केवल और केवल दंड देके, शारीरिक दंड देके किसी बच्चे को अनुशासित रखा जा सकता है, उसके खिलाफ भी जब अवधारणा आई तो वो भी एक्सट्रीम पे थी। उन्होंने कहा बच्चे को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, बच्चे को स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से जो वो बच्चा करे उसे करने दीजिए, उसे दंड का प्रावधान 0 होना चाहिए, किसी भी कीमत पे बच्चे को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और जब इस तरह की बात आई, अवधारणा आई, तो उसका भी प्रयोग हुआ समाज, और जब उसका भी प्रयोग हुआ तो पता चला कि अनुशासनहीनता भी चरम पे पहुंची। बहुत सारे देश, यूरोप के खास कुछ देश, उन्होंने जब ये प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि माँ पिता या गुरुजी का कोई मान सम्मान ही नहीं था। समाज में बड़े छोटे का जो एक लिहाज होता है, जो शर्म होती है, वो सब खत्म हो गया। एक ऐसे समाज की स्थापना होने लगी जो स्वतंत्रता में नहीं, स्वच्छंदता में विश्वास रखता है। और जैसे ही स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की तरफ कोई भी पीढ़ी जाती है, कोई भी बच्चा जाता है, तो निश्चित रूप से समाज विकृत होने लगता। तो बड़ा झंझट हो गया। झंझट ये हो गया कि बच्चे की पिटाई करें तो बहुत सारे समाजवादी कहते हैं ये पशुवत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर बच्चे को स्वतंत्र छोड़ें तो वो पशुवत, पहले तो पशुवत व्यवहार था शिक्षक का, लेकिन अब तो पशु बन गया है विद्यार्थी शिक्षक। वो स्वच्छंदता में विश्वास रखता है, स्वतंत्रता से भी आगे बढ़ गया, तो वो भी प्रणाली फेल हो गई। तो फिर एक भाव आया कि दोनों को सम्मिलित किया जाए। जब कभी भी ऐसी व्यवस्था की बात समाज करता है कि जिसमें 2 व्यवस्थाओं का मिश्रण कर दिया जाए, तो फिर अपने विवेक से व्यक्ति, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक दिन पिटाई कर ले और एक दिन स्वतंत्र छोड़ दे। वो अपने मस्तिष्क से, अपनी विचारधारा के हिसाब से उसे नीचे ऊपर करने लगता है। कुछ लोग बिल्कुल वैसे ही आ गए जैसे पुराने जमाना था, जैसे हमारे जमाना था, और कुछ लोग मॉडर्न हो गए, उन्होंने कहा नहीं, बच्चे को हाथ नहीं लगाए। कुछ देशों में तो ऐसी व्यवस्था भी कर दी गई कि अगर कोई अपने बच्चे की पिटाई करता है तो उसकी जेल हो सकती है, तो उस अभिभावक को, उस शिक्षक को पनिश किया जा सकता है, उसे दंड दिया जा सकता है। तो फिर एक मिश्रण की बात आई तो मिश्रण भी करीब करीब गड़बड़ आ गया। तो समाज के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो सोचने लगे ऐसा क्या किया जाए कि अनुशासन भी बरकरार रहे और शिक्षक का अहम भी बरकरार रहे। उस संबंध में श्री अरविंदो सोसाइटी ने एक बहुत गहन खोज की। हम शिक्षा में काम करते हैं, इसलिए शिक्षा में खोज में हम विश्वास रखते हैं। हम शिक्षा में क्या बेहतर कर सकते हैं उसमें काम करने का प्रयास करते हैं। तो एक नई थ्योरी हमने इजाद की है जो आपसे हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम अनुशासन के विरुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज अनुशासित रहे। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि जो दंड का प्रावधान है, जो पिटाई का प्रावधान है, ये उचित नहीं है।
किसी भी बच्चे की मानसिकता को कुंठित करने का ये प्रयास है, किसी भी बच्चे की जो सर्वांगीण विकास है उसे रोकने का प्रयास, किसी भी बच्चे को ढीठ बनाने का प्रयास है, किसी भी बच्चे को अपराधी बनाने का प्रयास। इसलिए हम घोर विरोध करते हैं इस बात का कि बच्चे की पिटाई होनी चाहिए, उसे दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर दंड का प्रावधान तो आप मना कर रहे हैं और दूसरे जो स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की बात कर रहे हैं वो भी गड़बड़ है। तो फिर क्या किया जाए? ये किया जाए कि जो अनुशासन आप उसे पालन कराना चाहते हैं, उस अनुशासन को तर्क साध्य बनाया जाए, सकारात्मक बनाया जाए। बच्चे को अनुशासन की बात बाद में की जाए, पहले उस अनुशासन को क्यों पालन कराना चाहते हो ये बात बच्चे को बताई जाए। बताई नहीं जाए, उसे अनुभव कराया जाए, उसे अनुभव ही नहीं कराया जाए, बच्चे के मस्तिष्क में, हृदय में उसे आत्मसात कराया जाए। उदाहरण के तौर पे आप ये चाहते हैं कि बच्चा शाम को ब्रश करे, ब्रश करके सोए, पेस्ट करके सोए। आप अगर बच्चे को कहेंगे कि पेस्ट करके सोना है और बच्चा बाई दी वे सो गया बिना पेस्ट करे, तो आप बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा है उसे सोते हुए को उठा के कहते हैं कि जाओ पहले पेस्ट करके आओ तब सोना। बच्चा नींद में, उसने बाथरूम में गया, टोंटी खोली, ब्रश ऐसे रगड़ा, नहीं रगड़ा, भिगो दिया ब्रश को, थोड़ा सा पेस्ट बखेर दिया इधर उधर, और 1 मिनट में वॉशरूम होके चल आया, मैंने कर लिया ब्रश, और आके फिर सो गया। क्यों कर रहा है ऐसा बच्चा? इसलिए कर रहा है कि आप आधिकारिक रूप से, आप डिक्टेटर्स बन के जो है उससे वो काम कराना चाहते हैं। अगर आप बच्चे को प्रतिदिन ये बताएं कि देखो बेटे, हम सारे दिन भोजन करते हैं, हमारे दांतों में बहुत सारे जो भोजन है उसके कण रह जाते हैं, वो रात भर सड़ते हैं, सड़ने के बाद हमारे मुंह से बदबू आने लगती है, जो हमारे मित्र हैं वो हमें अच्छा पसंद नहीं करते, या हमारे जो दांत हैं वो खराब हो जाते हैं, उनमें कीड़ा लग जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप उसे समझा सकते हो। अगर बच्चे के मन में ये भाव भर गया कि पेस्ट करना आवश्यक है, पेस्ट करने से मुझे बहुत फायदे हैं, पेस्ट करने से मेरे मित्र जो है मुझे पसंद करेंगे क्योंकि मेरे मुंह से बदबू नहीं आएगी, पेस्ट करने से मेरे दांत स्वस्थ रह सकते हैं, ये तमाम चीजें अगर आप उतारने में समर्थ रहे तो निश्चित रूप से पेस्ट करे बगैर नहीं सोएगा, और फिर उसकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर उसके अभ्यास में आ जाएगा, वो सदैव जीवन भर पेस्ट करके सोएगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं। आप जब भी कोई चीज किसी व्यक्ति पे, किसी बच्चे पे लादना चाहते हैं तो वो उसे उतार के फेंकने की कोशिश करता है। जैसे शुरू शुरू में जब वजन ढोने वाले किसी गधे पे काठी रखी जाती है तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो काठी को उतार फेंके। ऐसे ही बच्चा भी, अगर आप कुछ भी लादने की कोशिश करते हैं तो बच्चा उसे उतार फेंकने की कोशिश करता है। आप बच्चे पे जबरदस्ती करेंगे तो बच्चा आपको ब्लफ करेगा, निश्चित रूप से बच्चा आपको कोशिश करेगा धोखा देने। तो हमें बच्चे को लादना नहीं है, कुछ हमें उसे सकारात्मक प्रभाव बताने हैं उसके। हमें बताना है कि जो है ये उसके गुण होंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो रिजल्ट जो उसका परिणाम आएगा वो ऐसा है। बच्चा उसे स्वयं स्वीकार कर लेगा, और जब स्वीकार कर लेगा तो उसे अभ्यास में ले आएगा, और अभ्यास में ले आएगा तो उसके जीवन का अंग बन जाएगा, और जीवन का अंग बन जाएगा तो निश्चित रूप से एक बेहतर जिंदगी, एक सफल जिंदगी। अभी सफल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सुफल की बात कर रहा हूँ। सफल की बात भी करेंगे। अभी तो हम बच्चे की जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, यानी कि वो फलों से लदी हुई हो, वो एक बेहतर, एक संतुष्ट जीवन की बात कर रहे हैं।
ये तो अभिभावक का एक मैंने उदाहरण दिया। मैं अब शिक्षा के उदाहरण की बात करता हूं। जब भी शिक्षक अपनी क्लास में जाता है तो देखता है पूरे जितने क्लास के बच्चे हैं सब हाय हुल्ला मचाते होते हैं, एक दूसरे से लड़ते होते हैं, एक दूसरे की किताब कॉपी फेंकते होते हैं, पूरा हंगामा उतार कर। और शिक्षक क्या करता है? शिक्षक जैसे ही जाता है उसके हाथ में जो डस्टर होता है उसे टेबल पे पटक के मारता है, जोर से आवाज लगाता है, शांत हो जाइए, चुप बैठिए। बच्चे सहमे से चुप बैठ जाते हैं। और शिक्षक जब जाता है तो फिर वही सीन दिखाई देता है, अगला शिक्षक जब आता है तो तब फिर वही सीन होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वीकार करनी पड़ेगी। बच्चा बंदर है, वो कूदेगा नहीं तो और कोई बूढ़ा आदमी कूदेगा। अगर वो ये सब कुछ नहीं करेगा तो फिर बच्चा कहें कर। तो हमें इस पहली बात तो ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि वो बच्चा है, उसकी एक्टिविटी ऐसी ही होंगी, वो अननेचुरल नहीं है, उसे अनुशासनहीनता नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर हम ये बात स्वीकार कर लें कि ये बच्चा है और ऐसी एक्टिविटी करेगा, इसकी प्रवृत्ति है, ये नेचुरल है, तो यकीन मानिए उसका इलाज भी सरल हो जाएगा। अब मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। मैं कितनी बार जब शिक्षकों की और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग ली तो मैंने जनरली देखा कि जो मेरे सामने लोग थे वो ऐसे बैठते या ऐसे बैठते। अब वो ऑफिसर्स हैं, शिक्षक हैं, उन्हें डांट तो नहीं सकता बच्चों की तरह। तो मैंने अपने सेशंस के बीच में एक बात कहनी शुरू की कंटिन्यूस। मैंने कहा कि मैंने पढ़ा है और वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने या डॉक्टरों ने ये सिद्ध किया है कि जो व्यक्ति सीधा बैठता है, रीढ़ की हड्डी अगर उसकी सीधी रहती है, गर्दन उसकी सीधी रहती है, तो उसका मस्तिष्क ज्यादा तीव्रता के साथ ग्रहण करने की कैपेसिटी में होता है। उसका मस्तिष्क ज्यादा चीजों को ग्रहण करता है, ज्यादा बेहतर तरह से स्टोर करता है। और मैं हर सेशन में ये बात रिपीट करता हूं। आपको यकीन हो ना हो, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि बहुत सारे लोग जो मेरे साथ थे वो सीधा बैठना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने झुकना या पीछे कुर्सी से कमर लगा के बैठना बंद कर दिया। क्या हम बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते? अगर हम चाहते हैं बच्चों से कोई भी अपेक्षा, कोई भी अनुशासन की बात करना चाहते हैं, तो हमें यह बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, उसका क्या क्या फायदा आपको मिलेगा। अगर ये भावना अपने बच्चे के अंदर भर दे कि आपको इससे ये फायदा है और आपको, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका ये लाभ मिलेगा, तो निश्चित रूप से बच्चा उसे स्वीकार करेगा। और बच्चा अगर स्वीकार करेगा तो वो उसकी आदत में आएगा, उसकी प्रैक्टिस में आएगा। आपको फिर चीखने की और चिल्लाने की और डस्टर मेज पे मारने की आवश्यकता नहीं। आप चाहते हैं कि जब मैं जाऊं तो बच्चे शांत बैठे रहें, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप एक दिन क्लास में जाके कहो कि अगर मुझे क्लास पूरी शांत मिली तो जो 5 मिनट आपको शांत करने में मुझे लगते हैं, मैं प्रतिदिन 5 मिनट में आपको एक अच्छी सी रोज रोचक एक कहानी सुनाऊंगा। रोज एक अच्छी सी कहानी के साथ शुरुआत करेंगे हम अपने सेशन की, अपने जो भी हमें पाठ पढ़ेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे शांत मिलेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बच्चे आपको शांत मिलेंगे। अब आपकी कहानी इतनी तो नहीं हो सकती कि 200 दिन स्कूल खुलेगा तो 200 कहानी आपके पास हो। तो आप अपना टेंट चेंज कर सकते हैं।
जितनी कहानी याद है उतनी कहानी सुनाइए। फिर न्यूज़पेपर की कोई न्यूज़ सुनानी शुरू कर दीजिए, कोई घटना, अपने जीवन की कोई घटना सुनानी शुरू कर दीजिए। जो 5 मिनट का समय उन्हें शांत करने में लगता था, वो निश्चित रूप से आप उसे ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं तो बच्चे शांत होना बैठना शुरू कर देंगे। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके क्लास में ही वो शांत नहीं बैठेंगे, बल्कि अगले शिक्षक की क्लास में भी शांत बैठेंगे, क्योंकि उन्हें शांत बैठने की आदत आपने डाल दी। आपने उसे शांत बैठने के प्रैक्टिस करा दी, उनके अंदर ये भाव भर दिया कि हमें शांत बैठना है। ये भी हो सकता है कि बच्चे दूसरे शिक्षक से भी डिमांड करें कि सर, जो पहले वाले वर्मा जी हैं, जो शिक्षक हैं, वो हमें कहानी सुनाते हैं, शर्मा जी आप भी हमें कहानी सुनाइए, सर आप भी कहानी सुनाइए, आप भी कुछ बताइए। एक भाव, एक आत्मीयता पैदा हो सकती है। तो मेरा कहने का अर्थ केवल और केवल ये है कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि अनुशासन कायम हो हमारी क्लास में, अनुशासन कायम हो हमारे समाज में, तो दंड का जो प्रावधान है उससे लाधा तो जा सकता है अनुशासन, लेकिन अनुशासन कायम नहीं किया जा सकता। जैसे इन जनरल आपने उदाहरण देखा होगा, रेड लाइट होती है सड़क पे, सिपाही जब तक खड़ा है सब टाइम से अपना उसे पालन करते हैं, और सिपाही अगर नहीं खड़ा है तो फिर लाल बत्ती और हरी बत्ती का कोई परवाह नहीं, सब जैसे जैसे मौका लगता है वैसे निकलते जाते आते। ये लाधा हुआ अनुशासन है। अगर हमें उनके उनके ब्लड में इसे उतार दें कि रेड लाइट पे अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप मर सकते हैं, दूसरा आपके हाथ से मर सकता है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये भाव अगर हम भर दें तो फिर लाइट पे सिपाही खड़ा हो या ना खड़ा हो हम पालन करेंगे। मैं यूरोप के कुछ देशों की बात कर, खासकर अमेरिका की बात, मैं वहां गया था तो मैंने वहां देखा कि वहां लोग बहुत अनुशासित ढंग से अपने आप ऑटोमेटिकली चीजों को फॉलो करते, उन्हें डंडे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके खून में उतारा गया। हमें भी खून में उतारने की आवश्यकता। एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण, शिक्षक अपने व्यक्तित्व से, अपने आदर्श से भी अनुशासन स्थापित कर सकते। तर्क साध अनुशासन की बात हमने की, हम तर्क दें कि हम ऐसा अनुशासन आपसे क्यों चाहते हैं, और उसे पॉजिटिव तर्क दें, सकारात्मक भावना बच्चे में पैदा करें। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा प्रभावी अगर कोई साधन है कि बच्चे को हम अनुशासित करें, तो वो आपका आदर्श होना। आप जितने आदर्श हैं, आप जितने अनुशासित हैं, यकीन मानिए बच्चे आपको देख के अनुशासित होने का पूरा प्रयास करता है। वो एक ऐसी भाषा है जिसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो एक ऐसी भाषा है जो स्वतः ही शिक्षक से स्टूडेंट तक पहुंच जाती है, और वो है आप एक आदर्श कायम करें। अगर आप अनुशासित हैं, आप वो तमाम एक शिक्षक में जो गुण होने चाहिए, जो आप समाज अपेक्षा रखता है गुणों की, जो आपका स्टूडेंट आपसे अपेक्षा रखता है गुणों की, अगर वो तमाम गुण आप में है और उनका आप पालन करते हैं, आप उन्हें फॉलो करते हैं, आप अनुशासित हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने आप अनुशासित हो। लास्ट में इसी अपने इस तथ्य को सत्यापित करने हेतु एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँ। गांधी जी के आश्रम में एक नियम था कि इतने बजे तक जो लोग भोजनालय में प्रवेश कर दिए जाएंगे, कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में उन्हें भोजनालय से बाहर खड़े होकर इंतजार करनी पड़ेगी।
गेट लगा दिया जाता था, अंदर जितने भी लोग गए उन्हें भोजन की व्यवस्था कर दी जाती थी। जब वो भोजन पूरा कर लेते थे, वो बाहर निकलते थे, तभी दूसरे जो लोग बाहर रह गए उन्हें अंदर जाना। ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति घुसे और घुसता रहे और खाता रहे, वो व्यवस्था गांधी जी ने नहीं कर। जो लोग बाहर रह जाते थे भोजनालय से, वो बाहर खड़े होकर इंतजार करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गांधी जी भी टाइम पे नहीं पहुंच पाए, कुछ कारण रहा होगा, किसी से मीटिंग थी या कोई और कुछ नेचुरल कारण कुछ रहा होगा। गांधी जी भी भोजनालय के बाहर खड़े हो गए क्योंकि गेट तो बंद हो गया। वहीं का कोई एक मित्र था, कोई साथी था, वहां रहने वाला व्यक्ति था, वो दौड़ा गया और एक कुर्सी उठा के ले आया। बोले कि आप बैठिए कुर्सी पे, आप अंदर नहीं जाना चाहते और तो आप कुर्सी पे तो बैठ ही सकते हैं। गांधी जी ने कुर्सी स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा नियम मैंने बनाया, पालन भी मुझे भी करना चाहिए। जिस तरह दूसरे लोग खड़े होकर इंतजार करते हैं, मैं भी खड़े होकर ही इंतजार करूँ। अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो मैं भोजनालय में नहीं जाऊंगा। मैं विशेष व्यक्ति हूं, ऐसा मैं प्रकट नहीं करना चाहता। तो ना तो वो भोजनालय में गए, ना ही उन्होंने कुर्सी स्वीकार की। और जितना समय था, जिस समय में वो भोजन अंदर के लोग करके बाहर आए, तब तक गांधी जी गेट के बाहर ही खड़े। और उन्होंने उस समय का सदुपयोग भी किया। उन्होंने जो भी 10-15 मिनट था वो पढ़ना शुरू कर दिया, खड़े खड़े पढ़ते रहे। उन्हें कुछ लिखना था, कुछ पढ़ना था, उसकी तैयारी करनी थी, तो उसकी तैयारी करते। मैं जस्ट ये उदाहरण आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि अगर जीवन में आप चाहते हैं कि आपके शिक्षार्थी, आपके विद्यार्थी, आपका बच्चा अनुशासित हो, तो सबसे ज्यादा प्रभावी अगर कोई साधन है तो वो केवल ये है कि आप आदर्श कायम करें, आप खुद अनुशासित हो जाए। अगर आप आदर्श कायम करते हैं, आप अनुशासित हो जाते हैं, तो बच्चे को जो भाषा है वो शब्दों की आवश्यकता नहीं है, तो बिना शब्दों के भी बच्चा अनुशासित हो जाता है। तो दो बात आज हमने आपसे की, खासकर शिक्षकों से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमने दो बात की। पहली बात की कि बच्चे से अनुशासन आप क्यों चाहते हो, ये बच्चे को बताया जाए, एक सकारात्मक भाषा में बताया जाए, तर्क साध अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया जाए कि मैं ये क्यों चाहता हूँ, ऐसा अनुशासन मैं क्यों चाहता हूँ, उसका क्या फायदा होगा हमारे स्कूल को, हमारी संस्था को, हमारे शिक्षक को, हमें, हमारी पढ़ाई को, बच्चे को। वो तमाम चीजें बच्चे के सामने रखी जाए, रोज रखी जाए। तब तक वो बच्चा उसे स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे रोज बताया जाए। जब वो स्वीकार कर लेगा तो फिर उसे ओढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर उसे वो आत्मसात कर लेता है। और जब आत्मसात कर लेता है तो अभ्यास में आ जाता है, और अभ्यास में आ जाता है तो निश्चित रूप से एक सफल जीवन की जिंदगी बच्चा जीना शुरू कर सकता है। एक ऐसी सभ्य जिंदगी जीना शुरू कर सकता है, एक ऐसी नैतिक जिंदगी जीना शुरू कर सकता है जिसे आप भी चाहते हो और बच्चा भी चाहता है, समाज भी चाहता है, देश भी चाहता है। और दूसरी बात हमने कही कि शिक्षक या अभिभावक अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, बच्चे को फिर किसी भाषा की जरूरत नहीं है, वो उसे स्वीकार करेगा और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेगा। और लास्ट में मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि एक सफल जीवन ही सफल जीवन की कुंजी है। और सफल जीवन तब बन सकता है जब मनुष्य अनुशासित हो, और अनुशासित तब हो सकता है जब उसे आत्मसात करे, उसके ब्लड में जानी चाहिए चीजें। और वो तभी संभव है जब बच्चे को तर्कों के आधार पर साबित किया जाए कि उसे अनुशासन आपके हित में है, ये बात उसके मन में, बाल मन में भर दी जाए, तो उसे अभ्यास में ले आए।
मुख्य रूप से मैं ये बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिन शिक्षकों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, जिनसे बातचीत करना चाहता हूँ, वो अनुशासन क्या है और अनुशासन कैसे बेहतर कायम किया जा सकता है, इसमें निश्चित रूप से विचार करेंगे, उसे आत्मसात करेंगे और तभी विद्यार्थी और शिक्षार्थियों को आत्मसात करा पाए। इस भावना के साथ आज हमने अनुशासन जैसे शब्द पे आपसे चर्चा की। इस विषय से संबंधित या किसी भी आज तक के जो विषय लिए गए हैं उनसे संबंधित अगर किसी के मन में कोई भी विचार है, कोई भी प्रश्न है, तो वो हमसे पूछ सकता है। हम उसे आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे, उन्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अंत में आप सब लोगों ने जो भी हमारे साथ जुड़े लोग, उन सब लोगों ने हमारी बात, हमारी भावनाओं को बहुत ध्यान से सुना। उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हाँ, स्वच्छंदता से अभी किसी शिक्षक ने पूछा है कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता में क्या अंतर है। पहले तो हम स्वतंत्रता शब्द को थोड़ा सा समझ लें। स्वतंत्र शब्द को अगर हम हिस्सों में तोड़ते हैं तो वो आता है स्वतंत्र तय। स्व माने हम, तंत्र माने नियम, जो एक हमने नियम बनाया, एक व्यवस्था बनाई है, और तय हमने ही तय किया है। तो स्वतंत्रता क्या है? हमारे द्वारा ही व्यक्ति, समाज, संप्रदाय, देश को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए गए, जो तंत्र बनाया गया है, उनके तहत काम करना हम काम करें। हमने ही तय किया है, हमने ही मिलकर तय किया। आपने देखा होगा ना, संसद में बहुत सारे जो भी एमपीज हैं, वो सब मिलकर कुछ नियम निर्धारित करते, फिर उसे देश में लागू करते। उनका उद्देश्य केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारा देश व्यवस्थित रहे। तो उन नियमों को जो हमने स्वयं तय किए हैं, हमने अपने सब लोगों की सहमति से तय किए हैं, देश को व्यवस्थित रखने के लिए किए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए किए, परिवार को व्यवस्थित करने के लिए किए, उनका अगर हम पालन करते हैं तो हम प्रतंत्र नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमने ही तो तय किया है। हमने ही तय किया, उन्हीं का हम पालन कर रहे हैं। हाँ, कई बार जो सामाजिक मूल्य हैं उन्हें बरकरार रखने के लिए दंड का प्रावधान भी उसमें रखा जाता है कि आप अगर ऐसा पालन नहीं करोगे तो आपको दंड भी मिलेगा। लेकिन उस दंड का अर्थ दंड देना नहीं है, उस दंड का अर्थ केवल यह है कि हम उसे पालन करें, क्योंकि उसमें हमारी सुरक्षा है। जैसे अभी हम रेड लाइट की बात कर रहे थे, अगर हम रेड लाइट के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा या हमारे से किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मूल रूप से क्या है कि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं आपको भी और आपके द्वारा दूसरे को। इसलिए अगर उनका कोई पालन नहीं करता है, वहां दंड की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन उद्देश्य दंड दे के कोई पैसा कमाना नहीं है, दंड दे के किसी को टीच करना नहीं है, किसी को शोषण करना नहीं है, बल्कि दंड दे के जो नियत है वो ये है कि हम सुरक्षित रह सकें और हमसे दूसरे लोग सुरक्षित रह सकें। तो ये स्वतंत्रता है। लेकिन
स्वच्छंदता क्या है? स्वच्छंदता ये है कि हम उस जो हमने नियम तय किए उन्हें हम मानेंगे। हमारे अपने व्यक्तिगत नियम हो, मैं तो नहीं मानूं। वो समाज के हित में हो या ना हो, परिवार के हित में हो ना हो, देश के हित में हो ना हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे अपने नियम हैं तो मैं तो उन्हें पालन करूंगा। क्यों करूंगा मैं उनका पालन? क्योंकि वो मेरे हित में है। समाज के हित का कोई लेना देना नहीं, मेरे हित में है। मैं तो लूट मार करूंगा क्योंकि मुझे पैसा मिल जाता है, मैं उसे मौज मस्ती करता हूँ, मैं उससे शराब पीता हूँ, मैं उससे अय्याशी करता हूँ। क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं किसी नियम का पालन नहीं करूंगा। ये स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की तरफ जाता है। जब व्यक्ति अपने लिए जीना शुरू करता है, केवल अपने लिए, तो वो जो नियम तय हैं वो मानता नहीं हूं। मुझे एक अचानक एक बात ध्यान आ गई, मैं उसे जरूर सुनाना चाहता हूँ। रशिया में जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे राज होते थे और उनके राजा होते थे, वैसे ही रशिया में जार होते थे, जिनके अंडर में बहुत सारे मजदूर काम करते थे, उनके पास जमीन होती थी, कारखाने होते थे, उन्हें जार बोलते थे। तो जब वहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा आई और उसका आंदोलन हुआ, तो उन जारों को सब मार दिया गया, पकड़ लिया गया या जेल में बंद कर दिया गया, और उनकी जो भी संपत्ति थी उन्हें राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सब राष्ट्र की संपत्ति। अब जो कम्युनिस्ट लीडर थे वो ये कहते थे कि जो भी संसाधन है दुनिया के, वो सब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं मजदूरों में। जो लोग मजदूरी करते हैं वो भी निश्चित रूप से वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो उनकी भी सहभागिता है, तो वो उनमें हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सारे संसाधनों का, जो भी कुछ चंद लोग लिए बैठे। अब जब जार खत्म हो गए तो उनके बहुत अच्छे अच्छे सोफे थे, बेड थे, टीवी थी, ये था वो था, बहुत सारे धंधे थे, वो सब उनके महलों से निकाल के जो है किसी राष्ट्रीय जगह पे लेके आ गए लोग। और जब लेके आ गए, सब इकट्ठा हो गया और शाम का समय हुआ तो एक आदमी सिर पे टीवी लेके चल दिया, तो एक आदमी अपना सोफा लेके चल दिया। तो बाहर जो गेट पे गेट कीपर था उसने पूछा, भी कहाँ ले जा रहे हो? बोले अपने घर ले जा रहे हैं। तो उसने पूछा, अपने घर कैसे ले जा सकते हो? कह रहे आपके नेता ही तो कह रहे थे ये बात कि जब ये जार खत्म हो जाएंगे तो जो भी संसाधन होंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके हिस्से में एक सोफा आया, दूसरा मेरे हिस्से में आ गया। ये बेड जो है ये दो आदमी मिलकर ले जा रहे हैं, दोनों के हिस्से में आ गया। सोना चांदी है वो दूसरे लोग जो है वो ले जाएंगे उठा। ये स्वच्छंदता है, ये स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि अभी तय नहीं हुआ था। अभी तय नहीं हुआ था कि ये सब कुछ जो इकट्ठा हुआ है उसे किस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, इसका किस तरह से देश के लिए और लोगों के लिए सदुपयोग किया जा सकता है। अभी वो नियम तय नहीं हुए थे। इसलिए जो स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की बात है, उसमें एक मूल अंतर आपको समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता मीन्स समाज, देश, संप्रदाय, जाति, धर्म, घर, परिवार, एक समूह के लिए हित है उसमें। वो हमने नियम बनाए हैं, वो उस समूह को ध्यान में रखते, उसके समूह के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, उनका पालन करना स्वतंत्रता है। और केवल अपने हितों का ख्याल रखते हुए भी जो व्यक्ति व्यवहार करता है वो स्वच्छंदता है। बच्चे स्वच्छंदता से भी आगे निकल जाते हैं, वो कुछ ऐसा भी करने लगते हैं जिसमें ना उनका हित सदता है ना समाज का हित सदता है। जो बंदर वाली एक्टिविटी है वो भी बच्चे करते हैं, वो उनकी स्वाभाविक प्रक्रिया। उनका जो मन करता है वो करते हैं, उछल कूद करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, वो उनकी प्रवृत्ति है। मैंने आज भी अपने सेशन में कहा, सर्वप्रथम आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बच्चा बच्चा है, और बच्चे की प्रवृत्ति है कूदना, उछलना, सब कुछ, थोड़ा मारना पीटना, ये सब उसकी प्रवृत्ति में आता है। अगर हम ये स्वीकार कर लें ये उसकी प्रवृत्ति में आता है तो निश्चित रूप से उसका इलाज भी संभव है। लेकिन अगर ये हम महसूस नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे कि ये उसकी प्रवृत्ति है, तो फिर थोड़ा सा कष्ट होगा, निश्चित रूप से परेशानी हो सकती है शिक्षक।
लेकिन शिक्षक को ये स्वीकार करना चाहिए कि बच्चा तो बच्चा है। और सच बताऊं तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन बहुत सुंदर रहे तो आपको वृद्ध अवस्था तक भी अपने बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए, उसे जीवित रखना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको भी करनी चाहिए जो बच्चा करता है, उससे आप जीवंत रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ये अंतर था जो आपने 3 शब्द बताए थे। दूसरा कोई क्वेश्चन है? किसी का और कोई क्वेश्चन हो मन में तो वो निश्चित रूप से हमें पूछ सकता है, बेझिझक होकर पूछ सकता है। तो कमेंट बहुत सारे आ रही है, काफी सारी कि अशोक सर की आभा में अनुशासन है, ऐसी आभा हमारे पास हो, शिक्षा से अनुशासित रहे, शिक्षक अपने ही साधने वाले स्वच्छ हैं, इस तरह मतलब काफी अच्छे कमेंट आए हैं। तो क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं जो हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं, जो ये सब कुछ अरेंज करते हैं प्रोग्राम। मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा जो भी कुछ अर्जित किया गया आज तक, मैं उसका अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ और भी बहुत सारी चीजें अध्ययन करता हूँ। और मेरा मकसद एक ही मकसद है, मेरा मकसद ये है कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। और मेरा ये पक्का मानना है, 100% नहीं 110% मानना है कि ये जो परिवर्तन है, पीढ़ियों का परिवर्तन, एक अच्छे समाज का निर्माण जो है वो केवल और केवल शिक्षक कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए मैं हृदय से सारे शिक्षकों का या शिक्षा से जुड़े हुए तमाम उन व्यक्तियों का हृदय से सम्मान करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि पूरा हमारा भारतवर्ष, हमारा पूरा समाज भी उन शिक्षकों का सम्मान करे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि शिक्षक अपना भी स्वयं सम्मान करे। अगर वो चाहता है कि मेरा सम्मान हो तो उसे आत्मसम्मान तो करना। वो स्वयं को अगर ये महसूस करेगा कि मैं शिक्षक हूं तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसे आदर्श कायम करने पड़ेंगे। और जब आदर्श कायम करेगा तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर शिक्षक सिद्ध हो सकता है, समाज के लिए देश का निर्माता सिद्ध हो सकता है, देश के निर्माण में उसकी भूमिका सिद्ध हो सकती है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। और इसीलिए हम शिक्षकों के बीच एक बहुत अच्छी खासी फिगर थी। कोविड ने सब कुछ गड़बड़ा दिया है, अन्यथा की स्थिति में हम कम से कम पिछले साल अगर हमने 25 लाख टीचरों से संपर्क किया था तो इस साल कम से कम 50 लाख टीचरों से संपर्क। अगर हमने पिछले साल 35 स्टेट्स में जो है शिक्षकों को चुना और उनसे बेहतर संबंध बनाए, इस बार भारतवर्ष के हर कोने में हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोरोना की वजह से हम वो सब कुछ करने में थोड़ा असफल कहा जा सकता है, कि वो सब कुछ संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बात। अंत में मेरा समय हो गया है, तो इसलिए मैं तमाम उन लोगों से जो आज हमारे साथ जुड़े थे, जिन्हें हमें हमारे साथ जुड़े और हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए हमें सुना, ध्यान से सुना, उन सबके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं सदैव ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज हमारी प्रतिदिन चले, हर शब्द पे हम कुछ ना कुछ शिक्षक से संबंधित जो भी शब्द हैं उन पे बात करने का प्रयास करते हैं, वो सब हमारे साथ जुड़े रहें। अंत में सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप